हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज़ द लेबर कोड ऑन वेजेस 2019। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड शुरू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में। तो एडवाइजरी बोर्ड्स क्या हैं, क्या इनके बारे में हमने पढ़ना है वो देखो। दो तरह के एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। वन इज़ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड सेकंड इज़ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसको कौन जो है वो, उसमें जो मेंबर्स होंगे शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा ऑब्वियसली उसके जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे। रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स होंगे, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज़ होंगे विच आर इक्वल इन नंबर टू दी एम्प्लॉयर्स के नंबर्स के बराबर होगा उनका। और इंडिपेंडेंट पर्सनस होंगे जो कि नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। क्लियर हो गया? अगर टोटल मेंबर बोर्ड में 9 है तो जो इंडिपेंडेंट पर्सनस है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, मीन्स वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट्स एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 5 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे किसी भी 5 स्टेट गवर्नमेंट्स के जिनको आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसमें एम्प्लॉयर्स होंगे, उसमें एम्प्लॉइज़ होंगे और ये दोनों जो हैं वो इक्वल इन नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे जिनका नंबर 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा टू द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे किसी भी यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के जिनको कि नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अब जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि जो ये जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे केस में हम मान लो 9 एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उसमें जैसे कि मैंने कहा कि जो 3 हैं कम से कम जो है वो 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनस नहीं होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब एक और लाइन यहाँ पे पढ़ो, बोलता है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा, शैल बी वोमेन। तो ये जो 1/3 है इनमें कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 वोमेन्स होनी चाहिए। तो मतलब ये जो 9 है इसमें से 3 जो है वो कम से कम क्या होनी चाहिए? वोमेन्स होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और तीसरी चीज़ कि ये जो मेंबर है स्पेसिफाइड इन क्लाउज सी कौन सा भी हमने पढ़ा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट पर्सनस। तो इंडिपेंडेंट पर्सन में से ही कोई एक जो है वो चेयर पर्सन होगा जिसको कि अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट पर्सनस हैं 3, इन्हीं में से कोई एक जो है वो क्या होगा? चेयरमैन होगा। तो इसका मतलब ना एम्प्लॉयर की साइड से चेयरमैन होगा, ना एम्प्लॉइज़ की साइड से चेयरमैन होगा, ना स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन कहाँ से होगा? जो इंडिपेंडेंट पर्सनस होंगे वो वहाँ से चेयरपर्सन होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एडवाइस देगा ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो जो एडवाइस है वो कौन से इश्यूज़ के रिगार्डिंग होगी? तो पहला दैट इज़ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। दूसरा है द प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन्स को किस तरह से हम उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है वो एडवाइसेस होंगी। थर्ड, द एक्सटेंट टू विच वुमेन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। मतलब कि ऐसी एस्टेब्लिशमेंट या मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट में किस एक्सटेंट तक, कितनी वैरायटी ऑफ जॉब्स की जो है वो वुमेन्स को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? मतलब विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस भी हम बोल सकते हैं कि विच आर फेवरेबल टू वर्क फॉर वुमेन। सिंपल सी बात। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दिस कोड। क्लियर? तो ये जो एडवाइस होगी ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी कौन? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके रिगार्डिंग फिर इसके बिहाफ पे इश्यूज़ करेगा डायरेक्शंस को, किसको? टू द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट फिर उसके बिहाफ पे अपना भी जो है वो ड्राफ्ट बनाएगी और वो आगे जो है वो अपनी जो भी उसकी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या स्टेट कमिटीज़ होंगी या जो भी होगा उनको आगे इशू करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो कौन से इश्यूज़ के ऊपर एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 4 इश्यूज़ आपको याद रखने हैं। पहला, फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। दूसरा, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तीसरा, द एक्सटेंट इन विच द वुमेन्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट्स। एंड फोर्थ, एनी अदर मैटर विच इज़ रिलेटेड टू दिस कोड। क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं आगे। अब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखो बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को किसने अपॉइंट किया था? किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब उसके जो मेंबर्स हैं उसको नॉमिनेट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वैसे ही जो आपकी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है
उसके जो मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। और फिर स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस करेगी, सॉरी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। इसकी जो कॉम्पोजिशन है एग्जैक्टली सिमिलर है स्टेट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के, और जो इश्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे जो एक छोटा सा चेंज है वो क्या है कि ये जो आपकी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, ध्यान में रखना, मतलब सो मत जा रहा है यार देखते देखते ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर कमेटीज़ और सब कमेटीज़ टू लुक इनटू इश्यूज़। जो हमने अभी तक इश्यूज़ पढ़े उनको जो है वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, मैं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपको कि वहाँ लिखा होगा कि जो कमेटीज़ और सब कमेटीज़ बनती हैं इन दी स्टेट गवर्नमेंट, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो वहाँ पे लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और नन ऑफ दी अबव। तो वहाँ पे जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है वो करना है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ये याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, इनमें जो जैसे कि हमने कहा कि जो कमेटीज़ बनेगी या सब कमेटीज़ बनेगी, कौन बनाएगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। इनमें जो पर्सन्स होंगे वो बिल्कुल स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जैसे हमने पढ़ा वैसे ही होंगे। मतलब क्या होगा, एक एम्प्लॉयर होगा, मतलब जो भी जितना भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ होंगे। फिर कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे जो कि लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे। और तीसरा हमने पढ़ा फिर कि 5 स्टेट, अब उसमें था कि 5 स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होगी, वो किसी से भी स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। बट यहाँ पे क्या होगा, नहीं, यहाँ पे उसी स्टेट के होंगे और दूसरा उसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगेन इसमें भी बिल्कुल सिमिलर ही, मतलब सिमिलर ही है। 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो कहाँ से होंगे, वो होंगे वुमेन। जैसे कि 9 से हमने पिछले भी पढ़ा था कि वुमेन जो है वो कम से कम उनकी 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स में। एंड जो चेयरपर्सन होगा वो ऑब्वियसली सब क्लाउज सी से ही होगा। तो क्लाउज हमने सी अभी तक पढ़ा था, इस क्लाउज सी क्या है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट पर्सनस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये जो आपका चेयरपर्सन है इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बट ये जो कमेटीज़ और सब कमेटीज़ बनाई किसने, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ने, इनका जो चेयरपर्सन होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा, द आंसर इज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ गलती से स्टेट गवर्नमेंट मत कर देना। तो इसका मतलब कि जो कमेटीज़ और सब कमेटीज़ हैं उनको बनाएगा भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, और उनके जो चेयरपर्सन हैं उनको भी अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सॉरी ओके नॉट इट्स फाइन। अब बोलता है कि ये जितनी भी, अब जो क्लाउज बी और सी है इन सब सेक्शन 4, अब क्लाउज बी और सी देखना, पहले सब सेक्शन 4 को छोड़ो, आप यहाँ देखो ये वाले, मतलब यही इशू है, क्लाउज बी और सी ये वाले जो हमने बात की थी, दैट इज़ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन और द एक्सटेंट टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट्स। इन दोनों क्लाउजेस के रिस्पेक्ट में देखना, यहाँ पे बोलता है यस, इन दोनों क्लाउजेस के रिस्पेक्ट में जो भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देगी, उस एडवाइस को देने से पहले उसको कुछ चीज़ों को जो है वो कंसीडर करना होगा। वो क्या है, शैल हैव रिगार्ड टू द नंबर ऑफ वुमेन्स इम्प्लाइड इन द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट, कि उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में पहले से कितनी जो है वुमेन है इम्प्लाइड है। दूसरा, द नेचर ऑफ द वर्क, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वर्क वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में होता है। तीसरा है आवर्स ऑफ द वर्क, कितने घंटे वहाँ पे काम करना पड़ता है। सूटेबिलिटी फॉर वुमेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वहाँ पे जो वर्क हो रहा है इज इट सूटेबल फॉर वुमेन टू वर्क और नॉट। ठीक है, और एज द केस में भी, तो मतलब जब भी इन दोनों क्लाउज के लिए, दैट इज़ फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और द एक्सटेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इन सच एस्टेब्लिशमेंट फॉर वुमेन, इन दोनों क्लाउजेस को, जब भी इन दोनों क्लाउजेस के रिगार्डिंग एडवाइस दी जाएगी बाय द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस एडवाइस को देने से पहले उसको इन चीज़ों के बारे में जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो यही एग्जाम में आएगा कि नंबर ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयड वहाँ पे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वर्क, व्हाट इज़ द आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड देयर एंड व्हाट इज़ द सूटेबिलिटी ऑफ वर्क फॉर वुमेन्स देयर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस टेंडर टू इट बाय द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड after inviting and considering the representations from establishment or employees or any other person which the government think fit issue such direction as may be deemed necessary। मतलब सिंपल सी बात है, फिर उसके बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उस एडवाइस को कंसिडर करेगी और उसके बाद जो है वो उसके रिगार्डिंग कुछ भी डायरेक्शंस निकालनी होगी, नोटिफिकेशन निकालनी होगी तो वो निकालेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ चलते हैं कुछ
और एक्स्ट्रा जो हमें समझना है वो ये है कि ये जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है और जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, इंक्लूडिंग द कमेटीज़ और सब कमेटीज़, ठीक है, इनको कौन बनाएगा? इनको ये जैसे भी कोड में मेंशन किए होंगे वैसे जो है वो इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस होंगी। तो यहाँ पे मतलब ये मेंशन नहीं है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, नहीं, जो भी उस नोटिफिकेशन में जो है वो लिखा होगा उस हिसाब से उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस होंगी। तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं, जहाँ से बनेगा वहाँ से मैं आपको बताता रहूँगा। अब यहाँ पे है चैप्टर 6। अभी तक ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, वो अलग से एक चैप्टर था इसी कोड के अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 6, पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स और ऑडिट। आज हमारा खत्म हो जाएगा ये, डोंट वरी, ठीक है। और जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, उससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा शांति बना के रखिए। अब चलते हैं, इसमें सेक्शन 43 से लेके हम सेक्शन 50 तक बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। दैट इज़ पेमेंट ऑफ ड्यूज़, पेमेंट ऑफ क्लेम्स एंड द ऑडिट। 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के बारे में बात होगी यहाँ पे। सबसे पहला सेक्शन बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग वेरियस ड्यूज़। तो ऑब्वियसली वो किसकी होगी? एम्प्लॉयर की होगी। बहुत छोटा है, देखो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, पूरा चैप्टर। अब चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग वेरियस ड्यूज़ किसकी रहेगी? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की रहेंगी। दूसरा सेक्शन 44, पेमेंट ऑफ वेरियस अनडिस्बर्स्ड ड्यूज़ इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई। तो ऑब्वियसली ये जब डेथ ऑफ एम्प्लॉई हो जाती है तो उस केस में उसके जितने भी अनडिस्बर्स्ड ड्यूज़ हैं वो दिए जाते हैं नॉमिनेटेड पर्सन को, जो भी उस एम्प्लॉई ने नॉमिनेट किया होता है बंदा, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 45, क्लेम्स अंडर कोड एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। इसमें हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस चैप्टर, कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है, कि कितना क्लेम किसका बनता है ना, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू डिटरमाइन दैट क्लेम। तो वो सब चीज़ है वो एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 46 डील विद द रेफरेंसेज ऑफ डिस्प्यूट अंडर दिस कोड, कि व्हाट इज़ द मतलब जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट है उसको कहाँ से रेफ़र करेंगे हम, कि मतलब है क्या वो डिस्प्यूट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन सेक्शन 46 एंड 48 ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कैसे? वो यहाँ से देखो आप, प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। जबकि यहाँ पे क्या है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स नॉट बीइंग कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। मतलब फ़र्क सिर्फ इतना सा है दोनों का कि इसमें भी बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी एक्यूरेसी की बात हो रही है और इसमें भी, बट फ़र्क क्या है कि ऊपर जो है वो कॉर्पोरेशंस और कंपनीज़ की बात होगी, उनके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात होगी, जबकि नीचे ऐसे एम्प्लॉयर्स की जो कि कॉर्पोरेशन और कंपनी नहीं है, इसके अलावा जो भी उनकी फर्म है, जो भी उनका मतलब जो है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, जो भी है, मतलब वो उसके अंदर आएंगे। मतलब जो कॉर्पोरेशन और कंपनी नहीं है वो सेक्शन 47 के अंदर नहीं आएंगे, क्लियर। और सेक्शन 49 डील करता है अपील के बारे में। तो इस सेक्शन के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, दैट इज़ एपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 45 और सेक्शन 49 इन दोनों को याद रखना, ठीक है, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 49 ये दोनों। एंड सेक्शन 50 डील्स विद ऑब्वियसली द रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड नोटिसेस। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ एक एक करके क्या है। हाँ ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज। तो जैसे कि मैंने कहा ये किसकी होगी? एवरी एम्प्लॉयर शैल पे ऑल अमाउंट्स ऑफ पेड, मतलब जो भी रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस कोड टू एवरी एम्प्लॉयड बाय हिम। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, सो द कंपनी, द फर्म और द एसोसिएशन और एनी अदर पर्सन हु इज़ प्रोपराइटर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन विच एम्प्लॉई इज एम्प्लॉयड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पेमेंट। तो उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? या तो कोई कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन है, या एनी अदर पर्सन जो कि प्रोपराइटर है उस एस्टेब्लिशमेंट का, वो जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एक एग्जाम के लिए जो थोड़ा सा याद रखना है वो ये जो यहाँ पे फर्म लिखा है ना, तो यहाँ पे जो फर्म है वो फर्म कौन सी बात हो रही है? वो बात हो रही है द फर्म शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो फर्म है ये कौन सी फर्म है? तो जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन में जो फर्म की डेफिनेशन है वो है ये। बस पेमेंट ऑफ वेरियस अनडिस्बर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर मान लो डेथ हो जाती है तो किसको दिया जाएगा? तो वो जो अमाउंट है पेएबल वो दिया जाएगा टू नॉमिनेटेड पर्सन, जो कि उसने नॉमिनेट कर रखा होगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, या फिर इफ़ नो सच नॉमिनेशन मेड, अगर मान लो कोई नॉमिनेशन ही नहीं है, या फिर फॉर एनी अदर रीज़न जो है वो उस नॉमिनी को पेमेंट नहीं की जा सकती। कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब
फॉर एग्जांपल वो मेंटली जो है वो अनस्टेबल है बंदा, उसके जो नॉमिनेटेड पर्सन है वहाँ पे, तो उसको फिर वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में वो जो पेमेंट का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा किसके पास, अथॉरिटी के पास। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो वो उस किसी भी अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब करेगी, उसके पास जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा, और वो उसके साथ फिर आगे डील करेगी कि किस मतलब आगे फिर कौन से लीगल हेयर्स हैं उस बंदे के, और किसको जो है वो पेमेंट आगे देनी है। सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जितने भी ये पेज हैं इनको देने के बाद ही जो है वो एम्प्लॉयर अपने जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं। अब चलते हैं सेक्शन 45, जो कि मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इट डील्स विद द क्लेम्स अंडर कोड एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। तो बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है वन और मोर अथॉरिटीज़ को, ठीक है, और उनका जो रैंक होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, जो कि हियर एंड डिटरमिन क्लेम्स। सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा अभी कि जो अथॉरिटी बनाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, जो कि गैजेटेड ऑफिसर के रैंक से ऊपर है, वो डिसाइड करेगी और ऑर्डर करेगी कितने दिन के अंदर अंदर, 3 महीनों के अंदर अंदर, अबाउट दी क्लेम्स एंड कॉम्पनसेशन। मतलब कि जैसे ही उसके पास कोई एप्लीकेशन आई फ्रॉम एम्प्लॉई या ट्रेड यूनियन ने, जिसने भी उनके पास एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन को 3 महीने के अंदर अंदर उनको डिसीजन देना होगा, और डिसीजन रिगार्डिंग द क्लेम कि कितना क्लेम बनता है या नहीं बनता है, जो भी केस है, और द कॉम्पनसेशन। आपको पता है कि मतलब जो कोर्ट केसेस होते हैं वहाँ पे कॉम्पनसेशन भी अलग से दिया जाता है, ठीक है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन होता है उसके लिए। तो जो वो कॉम्पनसेशन है उसकी लिमिट कितना अमाउंट हो सकता है, उसका अमाउंट हो सकता है मे एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम। अगर जो क्लेम है अगर वो 10,000 है, तो जो कॉम्पनसेशन है वो 10 टाइम ऑफ द क्लेम तक लिया जा सकता है, दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है टू पे क्लेम एंड कॉम्पनसेशन, जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयर को भी इतना क्लेम और कॉम्पनसेशन उसको देना है, बट मान लो वो एम्प्लॉयर फेल हो जाता है या नहीं देता है वो, तो अथॉरिटी क्या करती है, अथॉरिटी उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगी, जो कि दी जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की जो जहाँ पे वो रहता है उसके कलेक्टर या वहाँ के डीएम को, और फिर वो कलेक्टर और डीएम उससे वो जो है वो रिमिट करेगा उस जितना भी अमाउंट उसके ऊपर क्लेम है या कॉम्पनसेशन को उसको देना है अमाउंट, उसको रिमिट करेगा और उसको भेज देगा किसको, अथॉरिटी को, और फिर वो अथॉरिटी जो है वो उस पर अग्रीव्ड पर्सन को वो जो है वो अमाउंट देगी। तो इसका मतलब ये जो कलेक्टर और डीएम को सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी दिया जाएगा बाय द अथॉरिटी, वो डायरेक्ट उस अग्रीव्ड पर्सन के पास नहीं देगा जो अमाउंट वो रिकवर करेगा, वो पहले अथॉरिटी को देगा, फिर अथॉरिटी उस अग्रीव्ड पर्सन को देगी। तो ये याद रखना थोड़ा सा ना, एग्जाम में पूछ लिया कि डायरेक्टली उसको देगा तो वो थोड़ा गलत होगा, ठीक है। अच्छा, एनी एप्लीकेशन फॉर क्लेम बिफोर अथॉरिटी। अब ये जो अब जैसे भी हम बात कर रहे थे कि जो क्लेम के लिए जो एप्लीकेशन है ना, वो कौन कौन फाइल कर सकता है, तो इट कैन बी फाइल्ड बाय एम्प्लॉई, ओके, एनी ट्रेड यूनियन जिसका वो एम्प्लॉई मेंबर है, ठीक है, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। अब ये क्या है वो अभी हम नेक्स्ट थोड़ी मतलब अभी कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट ये 3 बंदे हैं जो कि एप्लीकेशन भर सकते हैं फॉर क्लेम बिफोर अथॉरिटी के सामने, एम्प्लॉई, ट्रेड यूनियन जिसका एम्प्लॉई मेंबर है, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। अब चलते हैं, बोलता है कि सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट। कोई एक एस्टेब्लिशमेंट में उसमें एक बंदे का क्लेम नहीं है, एक एम्प्लॉय का क्लेम नहीं है, 10, 15, 20, 50 लोगों का क्लेम है, तो वो सभी इकट्ठे एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर दी अथॉरिटी। समझ में आ गया, हाँ। बट बोलता है कि ये जो एप्लीकेशन है मे बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ द क्लेम रेफर्ड, क्योंकि क्लेम जब वो रेफ़र करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम से करेंगे कि इस तारीख से हमें ये क्लेम मिलना चाहिए, तो वो जो क्लेम है, वो जो एप्लीकेशन है क्लेम के लिए, वो उस तारीख से 3 साल के अंदर अंदर जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, मतलब कोई इतना हैवी है नहीं, ठीक है। हाँ, बट अगर अथॉरिटी को लगता है कि वो 3 साल के बाद अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है और उनको लगता है कि वो 3 साल के बाद जो डिले हुआ है वो उसके लिए एक सफिशिएंट रीज़न है डिले होने का, तो उस केस में वो 3 साल के बाद की एप्लीकेशन को भी कंसिडर कर सकती है, ठीक है। सब सेक्शन 7 जो अथॉरिटी है, जो कि हमने अभी कहा कि सेक्शन 45 में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जो एपिलेट अथॉरिटी है जिसके बारे में हम सेक्शन 49 में पढ़ेंगे, बोलता है शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो 1908 के तहत सिविल कोड के पास पावर्स होती हैं, वही सभी पावर्स जो है वो एपिलेट अथॉरिटी और अथॉरिटी के पास होंगी,
ठीक है, किस तरह की पावर्स, फॉर एग्जांपल एविडेंस लेने की पावर, विटनेसेस को बुलाने की पावर, और विटनेसेस से डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की पावर, या इम्प्लाइज या इम्प्लायर्स जो भी हैं, मतलब पार्टीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 46 की तरफ, दैट इज़ रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर दिस कोड। तो उसको ध्यान से पढ़ना ना। बोलता है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लायर और एम्प्लॉई विद रिस्पेक्ट टू, नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि फिक्सेशन ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग हो या एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस के रिगार्डिंग हो, कोई ऐसा डिस्प्यूट जो कि फिक्सेशन ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग हो, सॉरी बोनस के रिगार्डिंग हो, यहाँ बोनस वर्ड को ध्यान रखना, बोनस, हम बोनस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और द एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है, या फिर और द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू बोनस टू एन एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। हमने ये पढ़ा था सब कुछ कि पेमेंट ऑफ बोनस के जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। तो उसको एक बार ध्यान से देखना फिर से, है ना। तो वही कहा है यहाँ पे। तो वो जो डिस्प्यूट है डीम्ड टू बी ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। बस यहाँ पे ये कि यह बोनस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो बोलता है कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 45 और एपिलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 49, बिफोर द ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रेटर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, अगर इन सभी के सामने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है विच इज़ रिलेटेड टू द सेक्शन 45 और 46 या फिर 49 जिसमें कि एपिलेट अथॉरिटी के पास कोई ऐसा केस गया है, वो उसके बारे में जो कोई डिस्प्यूट है, तो उस केस में जो भी बैलेंस शीट है उस एम्प्लायर की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस एम्प्लायर का और उस कंपनी का, अदर देन द बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कॉरपोरेशन और कंपनी जिसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो उस प्रोसीडिंग्स में इन अथॉरिटीज़ के सामने है, जो कि ड्यूली ऑडिटेड है बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड और ऑडिटर्स ड्यूली क्वालिफाइड एज अ ऑडिटर, या तो कौन सीएजी के द्वारा वो ऑडिट किया हुआ है या फिर ऐसे ऑडिटर्स के द्वारा जो कि ऑडिटर हैं अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं ऑडिट करने के लिए, तो वो जो है उनको एक्यूरेट माना जाएगा, मे प्रिज्यूम टू बी एक्यूरेट, और उनको ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की कि ये जो हमारे अकाउंट्स है वो सही हैं, शैल नॉट नेसेसरी टू प्रूव एक्यूरेट, प्रोवाइडेड दैट ABCD क्लाउज, ABCD क्लाउज मतलब ABCD अथॉरिटीज़, दैट इज़ ए अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर, अगर इनको लगता है, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड दैट कि ये एक्यूरेट नहीं है, तो फिर वो कुछ स्टेप्स ले सकती हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। बट अदरवाइज़ कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसमें कि जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, अदर देन बैंकिंग कंपनी, उसके जो अकाउंट्स हैं वो ड्यूली ऑडिटेड हैं बाय द CAG या फिर बाय द ऑडिटर जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऑडिट करने के लिए सक्षम है, उसके जो अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट माने जाएंगे और उसको कोई ज़रूरत नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए कि वो एक्यूरेट हैं। बट हाँ, इन केस अगर उनको लगता है अथॉरिटीज़ को कि यहाँ दे आर नॉट सीम्स टू बी एक्यूरेट, तो उस केस में जो है वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को पता करने के लिए। सिंपल है। आगे देखो। अब दूसरा केस बोलता है कि मान लो वही केस है, उसमें अगर मान लो ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉइज़ खुद रिक्वेस्ट करें, जो कि डिस्प्यूट में पार्टी हैं, खुद रिक्वेस्ट करें फॉर द क्लैरिफिकेशन अबाउट द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस केस में ये जो ABCD क्लाउज के अंदर जो अथॉरिटीज़, दैट इज़ अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो ऑर्डर कर सकते हैं टू गिव सच क्लैरिफिकेशन, ठीक है। वो एम्प्लायर को, जो भी कॉरपोरेशन और कंपनी है, उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जो है वो इसकी एक्यूरेसी प्रूव करो, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो अकाउंट्स है, उसको उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉइज़ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह के स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखना है ना। इनको मतलब ऐसे कहानी की तरह मत ले लेना कि यहाँ कोई बात नहीं चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। सेक्शन 48, दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स नॉट बीइंग कॉर्पोरेशन और कंपनीज। मैंने कहा था ना कि सेक्शन 47 और सेक्शन 48 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो
तो अभी तक का हमने पढ़ा सेक्शन 48 जो कि कॉर्पोरेशन और कंपनीज के ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 48 की, जो कि नॉट बीइंग द कॉर्पोरेशन और कंपनीज के अलावा जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर ही है प्रोसेस, बट एक्स्ट्रा क्या है वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि अगर कोई एम्प्लॉयर फेल होता है टू ऑडिट दी अकाउंट्स, उसने मैंने अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाया, तो अथॉरिटी जो है वो उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी। सिंपल है। और वो जो फिर अथॉरिटी उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी उसमें जितना भी खर्चा आएगा, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, वो जो है वो कौन पे करेगा? वो करेगा एम्प्लॉयर। शैल बी रिकवरेबल बाय द अथॉरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब सेक्शन 49 दैट इज अपील, ये आ गया वो अपील, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे कि एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, जो हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा अंडर दी सेक्शन 45। अगर मान लो अथॉरिटी ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया जिसे अग्रीव्ड पर्सन खुश नहीं है, इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, देन ही कैन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 90 days ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दीज 90 days, प्रोवाइडेड दैट जो अपीलेट अथॉरिटी है दैट इज ए मतलब अगर उसको लगता है कि ये मतलब अगर कोई एम्प्लॉई है या कोई अग्रीव्ड पर्सन है वो 90 दिनों के बाद वहाँ पे अपील कर रहा है, तो अगर अपीलेट अथॉरिटी जो है वो उसको लगता है कि उसके लेट अपील करने का जो रीज़न है वो सफिशिएंट है, तब तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है एंड एक्सटेंड द टाइम लिमिट। सिंपल है। तो यहाँ पे आपको मतलब मेन याद रखना है 90 days, दैट्स इट। सेकंड, जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट जो होंगे उनका जो रैंक होगा वो ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 रैंक हायर देन द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 45। ठीक है। तो जो हमने अथॉरिटी में पढ़ा था कि अथॉरिटी में क्या पढ़ा था हमने कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे वो होंगे गैजेटेड ऑफिसर्स रैंक के पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स होंगे उनका जो रैंक होगा वो ऑब्वियसली इन ऑफिसर्स दैट इज़ अथॉरिटी के अंदर जो गैजेटेड ऑफिसर थे उससे 1 रैंक ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और ये जो अपीलेट अथॉरिटी है इसको भी अपना डिसीजन देना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द अपील। ठीक है। एंड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मतलब कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको। बोलता है कि जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी शैल रिकवर्ड बाय अथॉरिटी बाय इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। मतलब कि अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया और वो ड्यूज़ अभी तक जो है वो रिकवर नहीं किए गए हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो उन ड्यूज़ को रिकवर कौन करेगा? वो करेगा अथॉरिटी, ना कि अपीलेट अथॉरिटी। अगेन प्रोसेस वही है कि एक इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी जाएगा कलेक्टर या डीएम को, वो जो है वो उससे रिमिट करेगा और वो फिर अथॉरिटी के पास सबमिट करके उस एग्रीव्ड पर्सन को देगा। ठीक है। तो इतना सा बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं रिकॉर्ड्स, रिटर्न एंड नोटिस। तो मतलब सिंपल सी बात है कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है वो अपना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें कि एम्प्लॉई के बारे में पूरी डिटेल्स उसको रखनी है रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल लाइक द मस्टर रोल, उसकी वेजेस, उसकी कुछ और डिटेल्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगी। ठीक है। और हर एक एम्प्लॉयर को जो है वो एक नोटिस बोर्ड लगाना होगा एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस इन दी एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें क्या लिखा होना चाहिए? जिसमें लिखा होना चाहिए अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस कोड, मतलब जो भी इस कोड की लाइक समरी है फॉर एग्जांपल उसको लिखना है उस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर। कैटेगरी वाइज वेज रेट उसको मेंशन करना है, लाइक स्किल्ड अनस्किल्ड की कितनी वेजेस वगैरह है सब कुछ। वेज पीरियड को, डेट और टाइम ऑफ वेज पेमेंट को, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, मतलब हु इज़ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ऑफ दैट एरिया, उसके बारे में भी जो है वो उसका नेम और एड्रेस वहाँ पे लिखना है। ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर शैल इशू वेज स्लिप्स टू एम्प्लॉइज। ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉयर को जो है वो अपने एम्प्लॉइज को वेज स्लिप्स देनी होंगी। क्लियर? शैल है मतलब देनी ही पड़ेंगी। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सब सेक्शन 1 and 3 जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ ये जो 3 दैट इज़ कि उसको वेज स्लिप्स देनी पड़ेंगी, और 1 दैट इज़ कि ये जो है रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इसके बारे में। तो बोलता है कि प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सब सेक्शन 1 and 3 शैल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर जो कि जिसने कि इम्प्लाई किए हैं नॉट मोर देन 5 persons फॉर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ऐसा एम्प्लॉयर जिसने इम्प्लाई तो रखे हैं बट वो कितने हैं? लेस देन और इक्वल टू 5। और वो किस लिए रखे हैं?
फॉर दी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, तो उस केस में उसको ना तो वेज स्लिप देने की ज़रूरत है, ठीक है, ना उसको रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत है। दिस इज सब क्लॉज 3 एंड दिस इज सब क्लॉज 1। बट ये जो डोमेस्टिक पर्पस और ये जो है, इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ होम और फैमिली अफेयर्स का ही काम करने वाला होना चाहिए। इट डज नॉट इंक्लूड एनी एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशन वर्क और एक्टिविटीज़, ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं, दिस इज चैप्टर, नो दैट चैप्टर अगेन फिनिश्ड। अब है चैप्टर 7, दैट इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, सेक्शन 51। इसको मैं ICF से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो ICF दैट इज इनकम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसमें हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड देयर पावर्स, उसकी अपॉइंटमेंट और उसकी पावर्स की। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को याद रख लेना, यही क्वेश्चन बन जाएगा। वो यहाँ आपको स्टेटमेंट में देगा कि हाँ जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसको कौन अपॉइंट करता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेबर कोड ऑन पेजेस 2019। तो वहाँ पे लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, B ऑप्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट, C ऑप्शन लिखा होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, D ऑप्शन लिखा होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको वहाँ पे चूज़ करना है, याद रखना है कि दिस इज़ दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो ICF है ये विद रिस्पेक्ट टू मतलब थ्रू आउट द स्टेट एक भी हो सकता है, या जियोग्राफिकल लिमिट्स के साथ भी बन सकता है कि मतलब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक इंस्पेक्टर बना दिया, अगेन अदर 4 के लिए जो है वो अदर कुछ और कोई और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो याद रखना है आपको, ठीक है। या फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट बना दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सब सेक्शन 2 और 3, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्शन स्कीम को डिटरमाइन करेगी, जिसमें कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन और रेंडमाइज्ड सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बात होगी। दैट इज़ कि कौन सा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन सी एस्टेब्लिशमेंट में कब जाएगा, वो सब जो है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइन होगा, वहाँ से रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, सो दैट कि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके सिस्टम में, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये जो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंट किया जाएगा डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो जो भी ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा ही विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा वैसे, ICF में एडवाइस द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है। या दूसरा इंस्पेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट, दोनों काम करेगा, इंस्पेक्ट भी करेगा एडवाइस भी करेगा, दोनों को। अब यहाँ आगे वाली स्लाइड, इस स्लाइड में ना इसके फंक्शंस है कुछ, मतलब कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो उसको ध्यान में रख लेना। मतलब कि वैसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, कि इट एग्जामिन एनी पर्सन इन प्रीमाइसेस थिंक इज अ वर्कर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। वो किसी भी पर्सन को अगर उसको लगता है कि प्रीमाइसेस के अंदर घूम रहा है और वो वहाँ का वर्कर है, तो उसके मतलब उससे मतलब पूछताछ कर सकता है वो। दूसरा फंक्शन क्या कर सकता है वो, कि रिक्वायर एनी पर्सन टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पर्सनस, ठीक है। तो उस एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी बंदे से वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या काम करते हो, है ना। सर्च, सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस, रजिस्टर्स और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, इन सबको जो है वो रख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है उनको ले जा सकता है अपने साथ फॉर इंक्वायरी, है ना। या ब्रिंग नोटिस टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अबाउट डिफेक्ट एंड अब्यूजेज इन एस्टेब्लिशमेंट, कि जो भी उस एस्टेब्लिशमेंट में उसको लगता है कि ये इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ के हिसाब से सही नहीं हो रहा है, तो उनको जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आगे नोटिफाई कर सकता है ताकि उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सके। एंड एक्सरसाइज अदर पावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि ये जो हमने क्लाउज B और क्लाउज C पढ़ा ना, जिसमें कि जो पर्सन्स हैं वो जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा तो वो जो पर्सन जिनसे वो इन्फॉर्मेशन लेगा वो लीगली बाउंड हैं टू डू सो अंडर सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ इंडियन पीनल कोड। वो मना नहीं कर सकते कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो लीगली बाउंड है, उनको देनी पड़ेगी।
और ये जो हमने अभी कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर और ये वो सारा वो उनको सर्च सीज और अपने साथ लेके जा सकता है, ये जो उसके पास पावर है वो कौन से प्रोविजंस के अंदर है? इट इज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अंडर सेक्शन 94। तो बस ये दो याद रख लेना आप कि ये जो इंक्वायरी है, ये जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो वहाँ के लोगों से वो लेगा, तो उसमें जो कोड है इन्वॉल्व वो है इंडियन पिनल कोड और वो लीगली बाउंड है पर्सन। और दूसरा, ये जो कॉपीज़ या इनको जो रजिस्टर्स हैं इनको जो सीज़ करेगा उसके रिगार्डिंग जो पावर है वो उसके अंदर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, अब चलते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस तो बोलता है कि कोई भी ऑफेंस, कोई भी कोर्ट जो है, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंसेस अंडर दिस कोड, मतलब इस कोड के तहत कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी कोर्ट अपनी मर्जी से ऑन सुओ मोटो, इसके लिए टेक्निकल टर्म आती है ऑन सुओ मोटो, इंक्वायरी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्शन दी गई है एक्चुअली। अंटिल ये सेव ऑन मतलब एक्सेप्ट कि कोई उसके पास कंप्लेन गई है बाय द अथॉरिटी या फिर ऑफिसर ऑथराइज्ड या फिर इम्प्लाई कंसर्न या ट्रेड यूनियन कंसर्न या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो मतलब अपनी मर्जी से वो स्टेप नहीं ले सकता या अपनी मर्जी से वो उस किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कि उसके अदरवाइज कि उसके पास कोई कंप्लेन गई है बाय द अथॉरिटी या मतलब या ऑफिसर ऑथराइज्ड हो यहाँ पे, या कोई इम्प्लाई कंसर्न है उसने कंप्लेन की है, या फिर कोई ट्रेड यूनियन है या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसके पास, की कोर्ट के पास गया है। अदरवाइज खुद से वो वहाँ पे इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। क्लियर? और वो जो कोर्ट है ये भी बताया गया है कि वो कोर्ट कौन सा होगा। तो बोला है कि जो कोर्ट है शुड नॉट बी नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब कि जो भी कोर्ट होगा वो कम से कम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से हायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बड़ी आप ध्यान में रख लेना ये। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट। और इसमें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना कि ये कौन कौन बंदे जा सकते हैं। ये सभी बंदे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अथॉरिटी भी, ऑफिसर ऑथराइज्ड भी, इम्प्लाई कंसर्न भी, ट्रेड यूनियन भी और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी। क्लियर? अब चलते हैं आगे। पावर्स। तो फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर क्लाउज ए, सी और सबसेक्शन, ये कुछ नहीं ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से देखो सिंपल कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफिसर ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक दैट इज अंडर सेक्रेटरी ही इन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग इंक्वायरी इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, उस पेनल्टी के लिए इंक्वायरी भी तो करनी पड़ेगी पहले। उस इंक्वायरी को करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक ऐसा ऑफिसर जो कि कम से कम अंडर सेक्रेटरी रैंक का तो होना ही चाहिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक्चुअल में फिर डिसाइड करेगा कि ओके इतना जो है वो उसके पेनल्टी लगेगी किसी भी ऑफेंस की। और ये जो ऑफिसर है इसके पास पावर्स हैं रिगार्डिंग दिस टू समन और एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ दी विटनेसेस और गिव एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी डिस्प्यूट में पार्टीज़ हैं, उनको वो बुला सकता है, एविडेंसेस मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उनको समन कर सकता है, उनको अटेंडेंस के लिए बुला सकता है, पेश होने के लिए बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछोगे कि सर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ऑफिसर है, देखो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा फॉर डिसाइडिंग द पेनल्टीज़ अंडर क्लाउज जो भी सेक्शन है, उसके अंदर पहले बात तो उस ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो जो पर्सन है उसका रैंक क्या है, तो वो आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि वो अंडर सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो दोनों ही, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में मतलब हो सकता है वो। और तीसरा क्या है कि फॉर होल्डिंग इंक्वायरी इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जो होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी होगी उसका जो मैनर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखो 3 तरह के क्वेश्चन बन गए यहाँ से। क्लियर? तो इस चीज़ को तो है थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पेनल्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो बोलता है कि कोई भी एनी एम्प्लॉयर पे लेस देन अमाउंट ड्यू टू सच एम्प्लॉय
अब यहाँ पे ना बहुत सारी मतलब आपको कंपैरिजन से याद हो जाएगा ये वाला। मान लो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो जितना अमाउंट उसको पे करना है टू द एम्प्लॉय टू उससे कम अमाउंट पे करता है, लेस देन अमाउंट ड्यू, तो उस केस में उसको फाइन हो सकता है अप टू ₹50,000। ये बात हो रही है फर्स्ट ऑफेंस के बारे में, पहली बार उसने ऑफेंस किया एम्प्लॉयर ने। ठीक है। दूसरा क्या है कि इफ़ अगेन मान लो वो फाउंड गिल्टी फॉर द सिमिलर ऑफेंस विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस, मतलब पहला ऑफेंस उसने किया, ठीक है, उसके 5 साल के अंदर उसने वही सिमिलर ऑफेंस किया, तो फिर सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए उसको फाइन हो सकता है अप टू ₹1,00,000 और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 month या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब याद रखना इसको ना। तीसरा क्या है, इफ़ ही कॉन्ट्रावीन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड। अभी हमने देखो मैंने ना कैपिटल में लिखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा ना, हाँ अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहला केस है जब उसने अमाउंट जो जितना देना है उससे कम दिया है, ये मैंने कैपिटल में लिखा है। दूसरा आप नोटिस करो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड, मतलब अमाउंट जो पेबल उसको देना था उससे कम वाले के अलावा जो कोई अदर प्रोविजंस हैं उसको कॉन्ट्रावीन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में उसको फाइन होगा वो होगा अप टू ₹20,000। और वो इसी मतलब इफ़ ही गेन फाउंड गिल्टी फॉर ऑफेंस अंडर क्लाउज सी, ये जो अभी हमने क्लाउज सी पढ़ा, तो जो भी इस क्लाउज सी के तहत उसने जो भी ऑफेंस किया अगर वो फिर से उसको रिपीट करता है तो उसको अप टू ₹40,000 या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 month या फिर दोनों जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कंपैरिजन देखो आप कि फॉर द ऑफेंस ऑफ नॉन मेंटेनेंस, ये भी मैंने कैपिटल में लिखा है, देखो नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो उस केस में उसको फाइन हो सकता है अप टू ₹10,000। तो ये 3 कंपैरिजन आपने देख लेना है। पहला है कि उसने कम अमाउंट दिया, ही पेड लेस अमाउंट जितना उसको देना चाहिए था। सेकंड में उसने एनी अदर प्रोविजंस जो है वो फॉलो नहीं किए, उनको कॉन्ट्रावीन किया। और तीसरा जो है उसने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है तो मतलब इन तीनों के जो भी पनिशेबल ऑफेंसेज है ना, फाइन्स है, उनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना आप एक बार। ठीक है ना। अब चलते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। बिफोर इनिशिएशन प्रोसीडिंग बाय ICF, दैट इज इनकम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, he should give opportunity to employer to comply with the provision of clause C, ये C है, and this is of the subsection 1 and subsection 2। subsection 2 देख लो यहीं पे ही है, दैट इज अगर उसने मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं की है, एक तो ये, और दूसरा है क्लाउज C ऑफ सबसेक्शन 1, ये है क्लाउज C, एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड वाला। ठीक है, तो इन दोनों क्लाउजेस के रिगार्डिंग अगर उसके ऊपर कोई इनिशिएशन चलने वाली है तो उस केस में जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी बात को प्रूव करे या अपनी बात रखे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ क्लाउज C और क्लाउज और सबसेक्शन 2 के बारे में ही बात की है। इन्हीं केस में उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयर को। इस केस में नहीं मिलेगी उसको। अगर वो अमाउंट जितना मान लो उसको पे करना है उससे कम पे करा है एम्प्लॉइज़ को, उस केस में उसको सीधा फाइन होगा। फिर ये ध्यान में रखना था आपको यहाँ पे। ठीक है। एंड दिस इज ऑफेंसेस बाय कंपनीज। बहुत सिंपल है कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी कमिट करती है तो उस केस में जो पर्सन है जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी में इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो उसको गिल्टी माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि द इफ ही प्रूव्स हिमसेल्फ इनोसेंट एंड प्रूव दैट की जो ऑफेंस है डन विदाउट हिज नॉलेज, देन ही विल नॉट बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। तो अगर वो प्रूव कर देता है कि वो इनोसेंट है और जो भी कुछ हुआ और जो भी ऑफेंस हुआ वो उसके नॉलेज के में नहीं था, तो उस केस में वो उसको पनिशमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया। बट इफ इट इज प्रूव्ड दैट की जो ऑफेंस है कमिटेड विद द नॉलेज, नेग्लिजेंस, कंसेंट, कन्वीनियंस ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, देन दे ऑल विल बी पनिश्ड एंड लाइबल टू पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड फॉर दिस सेक्शन कंपनी का मतलब क्या है, एनी फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और डायरेक्टर मीन्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ये मतलब कुछ डेफिनेशन है जो कि उन्होंने थोड़ा और स्पेसिफाई किया है। ठीक है। एंड नाउ वी हैव लास्ट 2 to 3 स्लाइड्स लेफ्ट, दैट इज मिसलेनियस पार्ट। तो यहाँ पे बोलता है कि जब बार ऑफ सूट्स, अगेन वही बात आ गई
कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस, एनी डिडक्शन ऑफ वेजेस, discrimination in wages and payment of bonus in so far as the sum so claimed form the subject of the claim under the section 45, form the subject of the direction under this code, has been adjourned in any proceeding under this code or could have been recovered under this code। मतलब देखो सिंपल सा बोलने का मतलब है कि कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी डिस्प्यूट को या किसी भी डिस्प्यूट को बोल सकते हैं या केस को एंटरटेन नहीं कर सकता रिगार्डिंग द मिनिमम वेज हो या डिडक्शन ऑफ वेज हो या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेज हो या पेमेंट ऑफ बोनस हो, अनटिल कि वो जो डिस्प्यूट है, वो जो केस है, वो सेक्शन 45 के क्लेम डेफिनेशन के तहत नहीं आए या फिर वो सब्जेक्ट टू डायरेक्शन अंडर दिस कोड, मतलब कि इस कोड की डेफिनेशन के हिसाब से वो डिस्प्यूट जो है वो आना चाहिए, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, जो भी इस कोड के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है उसके तहत जो है वो सूट कर सकता है कोर्ट्स, अदरवाइज वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत है नहीं। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सरकार ने खुद को कैसे बचाया, देखो यहाँ पे, नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ दैट गवर्नमेंट for anything which is in good faith done or intended to be done under this code। इस कोड के तहत किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑफ दैट गवर्नमेंट ने कुछ भी किया इन अ गुड फेथ, तो उस केस में उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। देखो नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कोई भी नॉन पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन के अकाउंट रिगार्डिंग कोई केस फाइल होता है, कि मतलब वही हो गया कि जिसने कि इतना अमाउंट बनता है और इस एम्प्लॉयर ने इतना कम हमें दिया है, ठीक है, या बोनस हो गया या वेजेस के रिगार्डिंग हो गया या कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग जो केस है उसको प्रूफ करने का जो बर्डन है कि हमने कोई जो नहीं कि हमने जो है वो फुल पेमेंट कर दी है, तो उसका जो बर्डन है वो रहेगा एम्प्लॉयर के ऊपर। मतलब कि द बर्डन टू प्रूव दैट की जो सेट ड्यूज हैं हैव बीन पेड शैल बी ऑन द एम्प्लॉयर, कि मैंने जो इतने भी पेड जो भी ड्यूज हैं वो पेड कर दिए हैं। क्लियर हो गया। एंड इफेक्ट ऑफ लॉ एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा इनकंसिस्टेंट विद दिस कोड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है कि इस एक्ट या इस कोड की जो है वो सुपरसीडिंग पावर्स हैं ऑन ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ दी एनी अदर लॉ। ठीक है, कि मतलब अगर मान लो कोई इस कोड का प्रोविज़न है और वैसे ही किसी और कोई लॉ है उसका प्रोविज़न है और उसमें कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है, मतलब दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो इस कोड के प्रोविजंस है उसकी बात मानी जाएगी। मतलब ये जो कोड है वो सुपरसीड कर जाएगा अदर प्रोविजंस और अदर लॉज को। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, और पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। तो यहाँ पे बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कैरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इन द स्टेट गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल एबिड बाय सच डायरेक्शंस। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देगी और स्टेट गवर्नमेंट को वो डायरेक्शंस माननी पड़ेंगी। शैल एबिड बाय सच डायरेक्शंस, मना नहीं कर सकती। सेविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू देखो कैसे बनेगा। बोलता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द महात्मा गांधी दैट इज एमजे नरेगा 2005 and the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1948 or any scheme or of any scheme made there under। तो इन दोनों लॉज के अंदर कोई भी स्कीम में बनी है या ये दोनों लॉज जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे इस कोड के प्रोविजंस से, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। तो मतलब इन दोनों एक्ट में सुपरसीडिंग इफेक्ट नहीं चलेगा इस कोड का, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया यहाँ पे इन्होंने। ठीक है जी। एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो अगर कोई भी इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थ्रू ऑफिशियल गैजेट या जो भी है वो नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी नोटिफिकेशन निकाल के उसको लिए जो है वो स्टेप ले सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोवाइडेड दैट कि जो नो सच ऑर्डर, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंडर द सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years। कि जब से ये कोड कमेंस हुआ उसके 3 साल के एक्सपायरी के बाद वो जो है वो ऐसे कोई स्टेप्स नहीं ले सकती, उसके 3 साल से पहले जो है वो ये स्टेप ले सकती है।
ठीक है, समझ में आ गया। एंड द लास्ट इज़ द रिपील एंड द सेविंग्स, मतलब कि ये जो अभी हमने शुरू में पढ़ा था, देखो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये चारों मर्ज किए गए हैं इसमें। सो दे ऑल हियर बाय रिपील्ड, दैट्स इट। तो टेक्निकली ये सबको रिपील कर दिया जा चुका है और उनको मर्ज किया जा चुका है इस पर्टिकुलर कोड में, जो भी हमने अभी तक पूरा पढ़ा। क्लियर। अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज हमें पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है वो अभी तक मतलब ड्राफ्ट नहीं हुए हैं बिल एक्चुअली। तो इसलिए जो है वो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो ये। अब एक और चीज़, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अब कुछ स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे थे कि सर नए कोड से ही क्वेश्चन आएंगे या पुराने कोड से आएंगे। तो मतलब टेक्निकली अगर इस यहाँ पे हम देखें तो अगर पुराने एक्ट्स को रिपील कर दिया है तब तो नए कोड से ही आने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी जो है वो प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर उनके प्रोविजंस निकाल दिए हैं। बट आपका जो सिलेबस है अभी भी उसमें वही मेंशन है, पुराने एक्ट ही। तो आप क्या कर सकते हो, बिकॉज वी आर इन अ ट्रांजिशन स्टेज, तो अभी जो है वो हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पुराने एक्ट भी और नए एक्ट भी। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है इन दोनों का। तो जब भी मैं कोई प्रोविज़न करवाता हूँ, जो भी कोड करवाता हूँ, उस कोड में जितने भी एक्ट्स हैं उन एक्ट को पहले आप पढ़ लो खुद, जो पुराने एक्ट मतलब पढ़े होंगे मेरी उस प्लेलिस्ट में, उनको पढ़ लो और फिर इसको देखो, तो आपको प्रॉपर एक जो है वो कंपैरिजन मिल जाएगा दोनों में, जो नए और पुराने एक्ट हैं उनमें। ठीक है, तो उसको वैसे कर लो। बाकी ये जब पूरे हो जाएंगे ना चारों कोड, उसके बाद हम कंपैरिजन करके खुद भी मैं करवा दूंगा उनको, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट कोड ऑन द लेबर कोड ऑन वेजेस 2019। और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो आपको एक लिंक दिया होगा गूगल फॉर्म का, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, और अटैम्प्ट करने हैं कल शाम को लगभग 8 बजे से पहले तक। ठीक है, फिर मैं उस 10 क्वेश्चंस का जो है वो छोटा सा अगर सेशन लेना होगा तो ले लूँगा, अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट कोड स्टार्ट कर दूँगा। बट प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरो और उसमें देखो अटैम्प्ट करके क्वेश्चंस को कि आपसे कितने क्वेश्चंस कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, वो डोंट वरी, बट पहले 10 क्वेश्चंस दिए हैं उनको अटैम्प्ट करो, और उसके बाद देखते हैं कि क्या एनालिसिस बनता है उनका। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल, मिलते हैं जल्दी।